हेलो एंड वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है जुडिशरी गोल्ड के इस चैनल पे। और आज हम आपकी एक और बहुत बड़ी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था आपके लिए कि क्या चीजें आपको नहीं करनी चाहिए प्रिपरेशन में, तो आज हम बात करने वाले हैं कौन से सोर्सेज हैं जो आपको रेफर करने चाहिए जब आप अपने जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लम मैंने ये फेस की है बहुत सारे बच्चों के साथ कि उनके पास बहुत सारा मटेरियल होता है। गाइड्स भी हैं, टेक्स्ट बुक्स भी हैं। आप जिस भी कोचिंग में जा रहे हैं या जिस भी ट्यूटर के पास आप हेल्प ले रहे हैं, उनके दिए हुए नोट्स हैं, आपके खुद के प्रिपेयर किए हुए नोट्स हैं, या किसी और मटेरियल, किसी और सोर्स से आपने कोई मटेरियल परचेज किया है। आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो इसमें से किसको रेफर करना चाहिए और किस स्टेज पे किसको रेफर करना चाहिए, इन्हीं सब चीजों के बारे में आज बात करेंगे। इससे पहले एक देखिए छोटी सी बात मैं आपके लिए बता दूं कि जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं और इसी तरीके के जो और कॉम्पिटिशन्स हैं इनकी अगर हम बात करते हैं, तो अक्सर आप सुनते होंगे कि ये एक रेस है, कंपटीशन एक रेस है। लेकिन मेरे फ्रेंड्स, ये रेस वैसी नहीं है। ये रेस वो 100 मीटर और 200 मीटर की स्प्रिंट नहीं है। ये मैराथन रेस नहीं है। ये रेस ऐसी है कि जिसमें आपको फर्स्ट प्लेस पे आने की जरूरत नहीं है या सेकंड प्लेस पे फिनिश करने की जरूरत नहीं है। जरूरत यहाँ पे ये है कि सारे टास्क आप कंप्लीट कर दे। जितने भी टास्क रिक्वायर्ड हैं, इन सारे टास्क को आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एग्जामिनेशन में सिलेक्शन काफी ज्यादा इंश्योर हो जाता है। तो बस वही स्टेजेस के बारे में हम सोर्सेस के रिलेशन में आज बात करने वाले। चलिए, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो टेक्स्ट बुक की, कि कैसे टेक्स्ट बुक को रेफर करना चाहिए और कितनी हेल्प आपको मिलती है टेक्स्ट बुक से। देखिए, इसके लिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि आपके पास एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। तो आपके पास एग्जामिनेशन के अगर पैटर्न की मैं बात करूं तो सबसे पहला आपका आता है प्री प्री एग्जामिनेशन। प्री एग्जामिनेशन के बाद देखिए, मैं दूसरे इंक यूज कर लेता हूं। प्री एग्जामिनेशन है आपका। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, और इनको सॉल्व करने के लिए ज्यादातर आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना चाहिए। बेयर एक्ट। इसके बाद कुछ केस लॉ से क्वेश्चन आते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट कौन से केस लॉ में है या ये मतलब क्या है, क्योंकि कई बार केस लॉस को इलस्ट्रेशन के फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि ए ने ये किया, बी ने ये किया, तो क्या ऑफेंस होगा। या फिर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कि ए ने ये अग्रीमेंट किया बी के साथ, और फिर क्या लाइबिलिटी होगी इन दोनों पार्टीज की। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं ये बेस्ड होते हैं डायरेक्टली आपके बेयर एक्ट पे और केस लॉस पे। अब इनके लिए क्या करना चाहिए, देखिए, सबसे पहली चीज, प्री के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पे आपको वन लाइनर्स की जरूरत है, जहां पे आपको ये जरूरत है कि तुरंत के तुरंत आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आपको उसका आंसर तुरंत आना चाहिए कि हाँ, ये इस सेक्शन में है, ये इस सब सेक्शन में है, ये इस प्रोविजो में है। ये जानकारी देने के लिए या इस जानकारी के लिए आपको बेयर एक्ट पे कमांड बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए बेयर एक्ट तो बेस है। हर किसी को बेयर एक्ट सारे सब्जेक्ट्स की परचेज कर लेनी चाहिए। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, प्रोसीजरल लॉज, चाहे सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, इन सब की आप बेयर एक्ट जरूर परचेज कर लें और बेयर एक्ट की स्टडी को बहुत अच्छे से करें। इस पे भी हम एक दिन वीडियो बनाएंगे कि बेयर एक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे बेयर एक्ट को याद करना चाहिए, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ सोर्सेस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, एक तो हो गया आपका बेयर एक्ट। दूसरा आपका हो गया केस लॉस कैसे पढ़े और केस लॉस को समराइज्ड वे में कैसे पढ़े। यहां पे हेल्प मिलती है आपको टेक्स्ट बुक की। तो कोई भी आप एक नॉर्मल टेक्स्ट बुक उठा लें, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं तो आपके पास खुद की परचेज बुक अगर नहीं है, परचेज करना जरूरी नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास लाइब्रेरी की फैसिलिटी अवेलेबल है, आप वहां जाइए, वहां जाकर के कंसेप्ट को समझिए पहले बहुत अच्छे से। और जब आप कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो इन दोनों का रिलेशन आप समझ जाएंगे कि केस लॉज और बेयर एक्ट का रिलेशन क्या है और किस तरीके से इन दोनों के रिलेशन से आपको एक कंक्लूजन निकाल के अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। एक कंक्लूजन पे आपने पहुंचना है और इसी कंक्लूजन से आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है। अब देखिए, एक बात तो ये हो गई कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल गई।
बेयर एक्ट के बारे में आपको पता चल गया, इसके इंटरप्रिटेशन के बारे में आपको पता चल गया और केस लॉस के बारे में आपको पता चल गया। ये आपको सुविधा मिल जाएगी टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक को आप इस कॉन्टेक्स्ट में रेफर करें। देखिए, क्या टेक्स्ट बुक, कौन सी टेक्स्ट बुक चूज करनी चाहिए, तो इसके बारे में भी एक बात कर लेते हैं जल्दी से 10 सेकंड में। देखिए, दो तरीके की आपके पास बुक्स अवेलेबल होती हैं, लाइब्रेरी में भी या मार्केट में भी अवेलेबल हैं। एक रेफरेंस बुक्स होती हैं फ्रेंड्स, एक टेक्स्ट बुक्स होती हैं। तो रेफरेंस बुक्स जनरली आपके बहुत एक्सटेंसिव स्टडी के लिए हैं। कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको कहीं मिल नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो चांसेस ज्यादा हैं कि वो आपको किसी रेफरेंस बुक में मिल सकते हैं। लेकिन क्या आपको रेफरेंस बुक रेफर करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए? नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रेफरेंस बुक में बहुत ही डिटेल्ड वे में किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाता है। अब इस डिटेल्ड वे में अगर आप इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे तो कंपाइल करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसलिए रेफरेंस बुक को बहुत ही रेयर ओकेजन्स पे इस्तेमाल करें या उनको रेफर करें, वो भी उन पॉइंट्स पे जहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पा रही है। इसके लिए क्या करना चाहिए? टेक्स्ट बुक को सिर्फ रेफर करना चाहिए। कोई भी आप बेसिक सी टेक्स्ट बुक उस सब्जेक्ट पे अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के सब्जेक्ट में आपको डीडी बसु की रेफरेंस बुक्स मिल जाएंगी, एमपी जैन की रेफरेंस बुक्स मिल जाएंगी। अब ये बुक्स आपको वॉल्यूम्स में मिलेंगी। अब डीडी बसु की वॉल्यूम के बारे में बात की जाए तो ये 13-14 वॉल्यूम्स में आती है। 14 वॉल्यूम्स की किताब है। 14 वॉल्यूम आप यहां से यहां तक का फ्रेंड्स हो जाता है। अब क्या एक सब्जेक्ट के लिए आप इतनी किताबें पढ़ेंगे? क्या जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। आपको एक सिंपल सी इजी सी बुक पढ़नी चाहिए अगर आप रेफर करना चाहते हैं तो। देखिए, इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जे एन पांडे की किताब आती है। सिंपल इजी लैंग्वेज में सीधा सीधा फैक्ट दिया हुआ है। हाँ, कई जगह पे फैक्ट्स करेक्ट वे में नहीं प्रेजेंटेड हैं, आ, या अंडरस्टैंडिंग आपको करेक्ट नहीं मिल सकती है। उन पॉइंट्स के लिए आप कोई रेफरेंस बुक रेफर कर सकते हैं, बट जनरली आपका काम इससे हो जाएगा। अब टेक्स्ट बुक भी आप तब रेफर करेंगे उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। जो लोग किसी ना किसी कोचिंग में हेल्प ले रहे हैं, किसी ट्यूटर से हेल्प ले रहे हैं, तो आपको ज्यादा जरूरत टेक्स्ट बुक की नहीं है, क्योंकि आपका टीचर आपको खुद ही समझा रहा होगा, इन कंसेप्ट की क्लैरिटी आपको दे रहा होगा। फिर भी अगर आप रेफर करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक को रेफर कर सकते हैं। अब देखिए, टेक्स्ट बुक के साथ आपको करना क्या है? आपको यह करना है कि साथ के साथ ही आपने नोट्स बनाते चलने हैं। नोट्स कैसे बनेंगे आपके? नोट्स देखिए, दो वे में आप बनाइए। एक आप बनाइए वन लाइनर्स, और ये वन लाइनर्स क्या करेंगे? वन लाइनर्स आपके ऐसे होंगे जिसमें आपके बेयर एक्ट की इंफॉर्मेशन होगी और इसके साथ साथ आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई इंफॉर्मेशन होगी। अब ये नोट्स में पहला पॉइंट तो हो गया वन लाइनर्स का। जब आप अपने नोट्स में वन लाइनर्स बना लेंगे, देखिए मैं आपको क्लियरली यहां पे लिख देता हूं। वन लाइनर्स क्यों बनाने हैं? वन लाइनर्स बनाने हैं आपको अपने प्री के एग्जामिनेशन के लिए। और वन लाइनर्स बनाइए। इस वन लाइनर में आपके बेयरट की इंफॉर्मेशन होगी और इसके साथ साथ आपके टेक्स्ट बुक की इंफॉर्मेशन होगी। अब अगर टेक्स्ट बुक आप रेफर नहीं कर रहे हैं, किसी कोचिंग में है, तो और में मैं लिख देता हूं, आप अपने जो भी क्लासेस कर रहे हैं उन क्लासेस के बेसिस पे आप ये वन लाइनर्स बना सकते हैं। ये तो हो गया फ्रेंड्स आपके प्री के एग्जामिनेशन के लिए। प्री एग्जामिनेशन में आपको ये काम आने वाला है। ठीक है, अब यहां तक की बात तो हो गई। एक सब्जेक्ट आपका वन लाइनर्स के बेसिस पे आपने नोट्स बना लिए। इसके साथ ही साथ पैरेलली कुछ और भी करना है, उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन अभी प्री के बारे में सिर्फ बात करते हैं। देखिए, वन लाइनर्स आपने बना लिया। अब इसको टेस्ट कैसे करें कि हमें कितना समझ में आया या कितना समझ में नहीं आया? तो फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत सारी गाइड्स आपको मार्केट में अवेलेबल है। आप कोई भी ले सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। आप परीक्षा मंथन की बुक गाइड्स ले सकते हैं, आप सिंगल की आती है, यूनिवर्सल की आती है, बहुत सारी गाइड्स ऐसे आती हैं। और स्टेट स्पेसिफिक भी बहुत सारी गाइड्स आती है। अब जिस भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस गाइड को आप खरीद लें, और गाइड वो खरीदें जो जिसमें सॉल्व या अनसॉल्व क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के।
कंपाइलेशन हो। अब इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए टॉपिक वाइज। तो पहले आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले ली, इसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट कर दें, तो आपको ये भी समझ में आता रहेगा कि ये इंफॉर्मेशन मेरी इस काम में आएगी, इस तरीके के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये वन लाइनर्स मेरे काम में आएंगे। तो अल्टीमेटली आपकी तैयारी प्री की इस तरीके से हो जाएगी। पहले नोट्स बनाने हैं, नोट्स के लिए ये पर्टिकुलर सोर्सेज रेफर करने हैं जो पीछे मैंने बताया, और फिर उन नोट्स के बेसिस पे आपको ये प्रैक्टिस करनी है यहाँ से गाइड्स से, तो आपकी प्री की तैयारी प्रॉपर हो रही है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मेंस की तैयारी के बारे में। मेंस के लिए क्या चाहिए आपको? मेंस के लिए ये चाहिए कि आपके पास लिखने के लिए मटेरियल होना चाहिए। यहाँ पे सबसे ज्यादा परेशानी आप लोगों को आती है। आप सब लोग ये सोचते हैं यार मेंस में कैसा आंसर लिखा जाए, ऐसा आंसर लिखें कि एग्जामिनर फुल मार्क्स दे दे। तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। क्या कोई सिर्फ एक तरीका है आंसर लिखने का? कोई भी एक डेफिनेट तरीका नहीं है आंसर लिखने का, क्योंकि हर स्टेट में डिपेंड करता है, अलग अलग एग्जामिनेशन पैटर्न्स हैं। फिर हर स्टेट में जो भी साल में एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसके दिमाग पे भी डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके का आंसर पसंद है। जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके का आंसर हर किसी को पसंद हो। आपको क्या मटेरियल चाहिए वो जरूरी नहीं है कि दूसरे पर्सन को भी वही सेम मटेरियल चाहिए। तो ऐसे में करें क्या? ऐसे में कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आपको आपके आंसर में लिखनी चाहिए फ्रेंड्स। तो वो बेसिक चीजें लिखने के लिए वो मटेरियल कहाँ से मिलेगा? अब उसके लिए जो हम प्रीवियस बात कर रहे थे वन लाइनर्स बनाने की, उसके साथ साथ ही आप टॉपिक वाइज नोट्स बनाते जाइए। ऐसे डिटेल्ड नोट्स आप बनाते जाइए। और ऐसे डिटेल्ड नोट कैसे बनाएं, कितना कंटेंट होना चाहिए, ये प्रश्न आपके दिमाग में जरूर आता है। तो अब देखिए कि आप जिस भी स्टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप एमपी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप यूपी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड लेट्स से आप बिहार के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और राजस्थान के लिए, ये चार स्टेट्स का मैं लिख देता हूं। चलिए, इन चार स्टेट्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप देखिए कि एक टॉपिक आपने उठाया, लेट्स से आपने कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट पढ़ना स्टार्ट किया, स्टेट का टॉपिक आपने उठाया। अब स्टेट के अंदर देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चन इन स्टेट्स में आते हैं और उन क्वेश्चन को करने के लिए कितना समय आपके पास है। लेट्स से यूपी में एक 10 नंबर का क्वेश्चन स्टेट पे आया है और उसको करने के लिए आपके पास है मुश्किल से 5 से 7 मिनट, 5 to 7 मिनट्स हैं आपको ये आंसर करने के लिए। इससे ज्यादा समय फ्रेंड्स आपके पास नहीं है। तो आपके पास इतना मटेरियल स्टेट पे होना चाहिए कि उस क्वेश्चन का आंसर आप 5 मिनट के अंदर लिख सकते हैं। तो स्टेट जब आप लिख रहे हैं इसके अंदर सारे सब हेड्स बनाते जाइए और इन सारे सब हेड्स के अंदर आप अपने नोट्स लिखते जाइए। क्या मटेरियल रेफर करना चाहिए? तो देखिए, अगर आप किसी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में है, वो आपको मटेरियल देते ही हैं। आप उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की मटेरियल की हेल्प से, जैसे मैं अगर जुडिशरी की बात करूं, जुडिशरी गोल्ड की बात करूं, तो हमारे पास फ्रेंड्स जेएसएम्स होते हैं, जुडिशरी स्टडी मटेरियल, जेएसएम प्लस जीएमबी है, ग्रैंड मास्टर्स बॉक्स। इसकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है और ये मेंस के लिए, यहां से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। वैसे ही किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप हैं, वहां के जो नोट्स आपको मिल रहे हैं उनकी हेल्प लीजिए, प्लस अपनी टेक्स्ट बुक की हेल्प लीजिए और आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। जब एक बार आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नोट्स प्रिपेयर करिए, ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ लिख देना है और ऐसा नहीं कि बस शॉर्ट में कुछ चीजें ही लिखनी है। आपको इस हिसाब से नोट्स बनाने हैं कि आपको अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है आंसर सॉल्व करने का, आंसर लिखने का। तो इतना मटेरियल आपके इस नोट्स में होना चाहिए, इस हिसाब से आपको अपना आंसर प्रिपेयर करना है। आपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। हेल्प किस किस चीज की यहाँ पे लेनी है? आपने हेल्प लेनी है टेक्स्ट बुक की, बेयर एक्ट की, अगर आपके पास कोई मटेरियल अवेलेबल है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का वो, या किसी भी और सोर्स से कोई मटेरियल अवेलेबल है उस टॉपिक पे, उसकी हेल्प से आप अपने नोट्स बना लीजिए। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, 6 महीने 8 महीने यहाँ लगेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये करना ही पड़ेगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। ये एक स्टेप है। ये फ्रेंड्स अगर आप नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन, मैं ये कह सकता हूं कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसको बिना किए हुए सिलेक्शन पाना काफी मुश्किल है। मैं कहूंगा कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के ही बराबर है कि ऐसा हो पाए। अब इसके बाद देखिए, लास्टली इसके बाद आप क्या करेंगे? जब आप ये नोट्स बना लेंगे, इसके बाद आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। इसके लिए भी बहुत सारी गाइड्स आती हैं, प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाते हैं। अगेन सिंगल है, यूनिवर्सल है, बहुत सारी ऐसे गाइड्स आती, कोई भी आपको जो पसंद हो।
क्योंकि गाइड में क्या है, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप उन क्वेश्चन को बस देखिए, आंसर्स मत देखिए। बहुत सारी सॉल्व गाइड्स आती हैं, उन सॉल्व गाइड्स में आंसर्स लिखे होते हैं, लेकिन वो अगेन किसी एक पर्टिकुलर राइटर का ओपिनियन है कि इस तरीके से आंसर लिखा जाना चाहिए। उसको रेफर करके आप उसमें से बेसिक चीजें तो निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वही सेम आंसर लिखना जरूरी आपको नहीं है। आप अपने नोट्स प्रिपेयर आपके पास हैं, क्वेश्चन उठाइए और उसके बेसिस पे आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप गाइड नहीं परचेज करना चाहते मेंस के लिए, कोई बात नहीं, वेबसाइट्स पे बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां पे अवेलेबल है, तो वेबसाइट की हेल्प से आप ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए और उसके आंसर्स करना स्टार्ट कर दीजिए, आंसर्स लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ये स्टेप बाय स्टेप करिए फ्रेंड्स। पहले आप अपने प्री की तैयारी करिए, फिर आप अपने मेंस की तैयारी करिए, और प्री और मेंस की नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप साइमल्टेनियसली तैयारी कर सकते हैं कि प्री के भी नोट्स आप साइड बाय साइड वन लाइनर्स प्रिपेयर कर रहे हैं और मेंस के भी साइड बाय साइड आप फुल फ्लेजेड आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रैक्टिस कब करनी चाहिए? प्रैक्टिस पहले प्री की करिए, जब आपको लगता है कि प्री की अब मेरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, तब आप मेंस की अपनी तैयारी, प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप तब करिए। और इसके बाद फ्रेंड्स आखिरी स्टेज आपकी आती है इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू में कोई ऐसा अलग से कोई चीज आपको रिक्वायर्ड नहीं है, यही जो अंडरस्टैंडिंग आपने फ्रेंड्स पीछे ली है यही आपको इंटरव्यू में काम आएगी। अभी जो पैटर्न है ना इंटरव्यूज का, जैसे अभी रिसेंटली एमपी में एग्जाम हुआ सिविल जज का, यहाँ पे इंटरव्यू में ज्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। अब ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए अगेन आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। जब आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी लेके आइए। इमेजिन करिए कि एक्चुअल में एप्लीकेशन कैसे हो रहा है इस प्रोविजन का, कैसे रिवीजन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अपील कहाँ पे हो रही है, कैसे हो रही है, ट्रायल कैसे हो रहा है। तो इन सारी चीजों के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को भी समझते जाएं। इसमें सारे एनआईए, सीपीसी, सीआरपीसी, लिमिटेशन, इन सब्जेक्ट्स की बहुत बड़ी भूमिका है। इनको बहुत ही ज्यादा ध्यान दे करके फिर आगे पढ़े। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ सोर्सेज, और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो, कोई डाउट हो इन पॉइंट्स पे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।